हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस टूल RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से दो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है MACD और एक होता है RSI। तो आज मैं RSI के ऊपर फुल डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। MACD के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, किसी भी सफल ट्रेडर के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हों या स्विंग ट्रेडिंग करते हों या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हों, मिड टर्म इन्वेस्टिंग करते हों या लॉन्ग टर्म करते हों, एक सफल ट्रेडर्स बनने के लिए RSI और MACD कम से कम ये दो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और ये दोनों ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फिर इसके बारे में सीख जाएंगे। लेकिन देखा क्या जाता है दोस्तों कि कोई भी वीडियो को जो है मेरा 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, फिर वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आप लोगों का ही लॉस है। जब तक आप लोग अपना नॉलेज को नहीं इम्प्रूव करेंगे तो आप कभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप एक बार 2 बार प्रॉफिट करेंगे, फिर उसके बाद आपको कोई अल्टीमेटली कोई एक न एक बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर उस लॉस को रिकवर करते करते फिर अगला एक लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उससे आप लोग गौर से सुनिए। अभी न्यू वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, लेकिन इसे मैं धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जितना भी मैं दे रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए और एक रेगुलर आप लोग जो है कि मेरे वीडियो को सुनते रहा करिए। इससे क्या होगा कि आप जो है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। और अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग कोई जो है बड़े बड़े रकम लगाते हैं, 10 लाख 15 लाख लगाते हैं, 5 लाख भी लगाते हैं, कोई 2 लाख भी लगाते हैं जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख करके, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन चीज़ों को सीख करके अगर आप लोग अपने इक्विटी कैपिटल्स को बचा पा रहे हैं तो इससे बड़ी कामयाबी आप लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों। तो आज जो मैं RSI के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद आप लोग जो है 90% टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। 10% के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। जैसे उस बाद में हम MACD पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो होता है कि हम बैलेंस शीट के ऊपर भी मैं आपको जो है बहुत अच्छे से वीडियो को मैं डिटेल में समझाऊंगा। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद फिर आप लोगों का या कोई भी हो, किसी का भी लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। प्रॉफिट थोड़ा लेट होगा, ये हो सकता है, लेकिन लॉस होगा ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी लॉस में नहीं रहते हैं, वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं और बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को वो लोग 100 हज़ार टाइम्स, 1000 टाइम्स अपने प्रॉपर्टी को वो इंक्रीज़ कर लिए। तो आप लोग अगर कोई वीडियो लेंदी हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान जो है मैं ध्यान रखूँगा कि उस वीडियो को जो है कि किसी टॉपिक से अगर वीडियो लेंदी होता है उस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में बना दिया करूँगा। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। जब तक आप पूरे टॉपिक को नहीं समझेंगे फिर आपको कोई प्रॉफिट फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं RSI के ऊपर। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इससे हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, किसी 2 चीज़ को 3 चीज़ को रिलेट करना। यहाँ पर रिलेट करना है हमें स्ट्रेंथ को। किससे रिलेट करना है? 2 तरह से। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं, वो शेयर या तो ऊपर की तरफ जाता है या तो नीचे की तरफ आता है। उस शेयर का भाव या तो बढ़ता है या भाव कम होता है, गिरता है। अगर किसी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो वो अप ट्रेंड है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बुलिश है। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है कि कोई भी शेयर की प्राइस ऊपर जाने की स्ट्रेंथ कितनी है और नीचे गिरने की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ से ये शेयर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर जो है कि एक नीचे वाले प्राइस पर बाय करके फिर हम ऊपर वाले प्राइस पर जाकर के उसे सेल कर देंगे, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इंडेक्स कहलाता है उनका एक पूरा चार्ट, RSI इंडेक्स। और इसका जो टाइम फ्रेम होता है कि ये कितने दिन के लिए का ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो ये 14 डेज़ का इंडेक्स तैयार किया जाता है जनरली। आप चाहें तो इससे ज़्यादा डेज़ का भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 14 डेज़ का एक स्टैंडर्ड माना जाता है, इतने में किया जाता है। RSI का जो अपना रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के 100 तक। मिनिमम जब होगा RSI की वैल्यू वो 0 होगा, मैक्सिमम जो होगा 100 होगा। 100 से बाहर नहीं जा सकता है, 0 से नीचे नहीं आ सकता RSI। फिर दूसरा होता है 10 to 90, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर तीसरा लेते हैं, ये जनरली बनाया गया है अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, 30 to 70। एक हो सकता है 20 to 80 और एक हो जाएगा 40 to 60। तो
इसमें से जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको मालूम होना चाहिए, ये नीचे के 3 30 to 70, 20 to 80, 40 to 60, इसमें से अलग अलग ब्रोकर अपना अलग अलग रेंज लगा करके रखते हैं। जीरोधा में अगर आप देखेंगे तो 30 to 70 होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको आप 30 to 70 और 40 to 60 को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं जब समझाऊंगा, अभी ये रेंज क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। ये RSI निकाला गया है, ये एक रेंज 14 डेज़ का रेंज होता है, इतना अभी फ़िलहाल याद रखिए। अभी थोड़ी देर में मैं जब इसके बारे में डिस्कस करूँगा तो क्लियर करूँगा इसको। देखिए, इसके बाद रेंज के बाद आता है हमें 2 चीज़ें देखना होता है कि आज जैसे कोई शेयर आज क्लोज हुआ, फिर जब कल क्लोज होगा तो आज वाला क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग कहलाएगा, कल वाला क्लोजिंग करंट क्लोजिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं। जो नेक्स्ट डे जो शेयर चल करके 3:30 बजे 3:30 पे जब क्लोज हुआ तो वो क्लोजिंग हो सकता है प्रीवियस क्लोजिंग से ज़्यादा हो। मान लीजिए कि कोई शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़ जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, और आज फिर जो है कि शेयर फिर से कम शुरू हुआ 9:15 से, और ये 3:30 पे जब बंद हुआ 105 रुपीज़ पे बंद हुआ। तो प्रीवियस क्लोजिंग कितना था 100 रुपीज़, और आज की क्लोजिंग कितनी है 105 रुपीज़। तो इसमें 5 रुपीज़ ऊपर की तरफ गया, 5 रुपीज़ जो है शेयर की वैल्यू इंक्रीज हुआ। जब 5 रुपीज़ शेयर की वैल्यू इंक्रीज होता है तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड चेंजिंग, इसे हम कहते हैं अपवर्ड चेंजिंग, और इसे हम यू से डिनोट करते हैं। उसी तरह से सपोज करिए कि प्रीवियस क्लोजिंग 100 रुपीज़ था और आज का क्लोजिंग 95 रुपीज़ हो गया। अब प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कल 3:30 पे, आज का क्लोजिंग का मतलब आज 3:30 पे, ये 95 रुपीज़ था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 100 रुपया था, फिर 95 रुपीज़ हो गया, 5 रुपीज़ डाउन हो गया। जब डाउन हो गया तो इसे हम कहेंगे डाउनवर्ड चेंजेस, और इसे हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए मैं स्लाइड करता हूँ। देखिए, ये है U अपवर्ड चेंजिंग और ये है डाउनवर्ड चेंज। अपवर्ड चेंज में इक्वल्स टू क्या होता है क्लोज नाउ। क्लोज नाउ का मतलब आज का जो क्लोजिंग भाव है। सपोज कर लीजिए प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि आज का जो क्लोज भाव है 105 रुपीज़ और कल प्रीवियस जो बंद हुआ था 100 रुपीज़ में, तो 5 रुपये का चेंजिंग है, तो यहाँ पर U इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। क्लियर है? और जब हमारा अपवर्ड चेंजिंग होता है, डाउनवर्ड में तो कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए डाउनवर्ड चेंज क्या रह जाएगा हमारा 0 रह जाएगा। और इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, अगर मान लीजिए डाउनवर्ड चेंजिंग हुआ हो, अपवर्ड में गया नहीं हो, प्रीवियस हमारा क्लोजिंग 100 रुपीज़ था और आज जो है 95 हो गया, तो अब हमारा यहाँ पर चेंजिंग कितने का आ गया 5 रुपये का आ गया, 5 रुपीज़ का। अब ये 5 पॉइंट का जो हमारा चेंजिंग आया, ये हमारा डाउनवर्ड चेंजिंग हुआ, तो हमारा डाउनवर्ड चेंजिंग 5 आ गया, और हमारा U कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ शेयर ने मूवमेंट नहीं किया। क्लियर है U एंड D के बारे में? U होता है अपवर्ड चेंजिंग, D होता है डाउनवर्ड चेंजिंग। इसके बाद ये हम एक दिन का निकालें, ऐसे ऐसे हमें निकालना है 14 डेज़ का। अगर हम 14 डेज़ का अलग अलग डेटा निकालते हैं और उस डेटा का जब हम एवरेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड मूविंग एवरेज। समझ में आ गया? कि इसी तरह से अगर हम 14 अलग अलग दिन का अलग अलग डेटा निकालेंगे, किसी दिन अपवर्ड रहेगा, किसी दिन डाउनवर्ड रहेगा। जिस दिन अपवर्ड वैल्यू आएगा उस दिन डाउनवर्ड 0 हो जाएगा, जिस दिन डाउनवर्ड वैल्यू आएगा उस दिन अपवर्ड 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 14 डेज़ का निकाल करके उसका एवरेज करें तो वो कहलाता है मॉडिफाइड मूविंग एवरेज। और या तो अगर हम अपवर्ड का एवरेज निकालें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, U एवरेज अगर हम निकालें वो हमारा कहलाएगा मॉडिफाइड मूविंग एवरेज अपवर्ड, और एवरेज गेन क्या करेंगे हम डायरेक्ट एवरेज गेन भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड के लिए निकालेंगे हमारा वो हो जाएगा मॉडिफाइड मूविंग एवरेज डाउनवर्ड और एवरेज लॉस। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हमारा जो एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो हमारा एवरेज होता है कहलाता है MMA, यानी मॉडिफाइड मूविंग एवरेज। और हम इसे कहें, अगर ये हमारा अपवर्ड है U की तरफ है, इसे हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं एवरेज गेन। और अगर हमारा MMA डाउनवर्ड है तो ये हमारा कहलाएगा एवरेज लॉस। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चलिएगा, ये सारी चीज़ें अभी आगे एग्जाम्पल में काम आने वाला, तभी अभी इससे समझ करके रखेंगे तो फिर समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो एवरेज गेन और एवरेज लॉस है, यहाँ देखिए, अगर हम अपना एवरेज गेन और एवरेज लॉस का रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो कहलाता है RS।
ये रेशियो क्या कहलाता है, आरएस। और ये आरएस जो कोई भी रेशियो होता है, अगर सेम चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ऐसे जिसमें किसी में यूनिट नहीं होता उसे हम कहते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर आरएस जो कहलाता है स्ट्रेंथ फैक्टर कहलाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ फैक्टर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सिर्फ आरएस कहलाएगा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रेशियो होता है। ये टोटल मूविंग एवरेज कितना हुआ होगा, एवरेज, ये आगे हम देखेंगे। और टोटल डाउनवर्ड जो है मूविंग एवरेज कितना आया होगा, ये भी हम आगे देखेंगे। तो इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो फैक्टर आरएस कहलाता है। इस आरएस फैक्टर का यूज़ किया जाता है आरएसआई निकालने में। आरएसआई निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 लेंगे, 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस। अब ये आरएस हमें यहाँ से निकलेगा, क्लियर है। और इस आरएस को हम निकालने के लिए आगे सीखेंगे, एक डेटा दिया हुआ है उस डेटा के बारे में। मैं इस पेज को स्लाइड करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ों को। जैसे देखिए यहाँ पर किसी भी कोई भी एक शेयर है जिसकी वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू 14 डेज़ का ये लिया गया है। देखिए ये हमारा यू होगा और ये हमारा डी होगा, क्लियर है। अब अगर हम इन सब को ऐड करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल को ऐड कर देते हैं और जितने दिन होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, वो आगे देखेंगे। टोटल को अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये 29 होगा और इसे आप टोटल को ऐड करेंगे डाउनवर्ड वाले को तो ये हमारा 10 होगा। समझ में आया। टोटल अपवर्ड को ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, टोटल डाउनवर्ड को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। ये एवरेज कैसे निकलेगा, वही ये एवरेज जो कहलाएगा हमारा वो होगा MMAU। MMAU इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल ये जो गेन हुआ है अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल गेन हमारा कितना है, सपोज कर लीजिए अभी यहाँ पर आया हमारा 29 और नंबर ऑफ डेज कितना है 14, ये हमारा कहलाएगा MMAU। और उसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल हमारे यहाँ पर जो डाउनवर्ड वो आया कितना आया है, MMAD इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ डेज, 14 डेज है तो 14 डेज। इससे जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा MMAD कहलाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसी के बारे में आगे सॉल्यूशन दिखाया गया है। देखिए ये हमारा है एवरेज पॉइंट गेन, जैसे 29 अपॉन 14 जो पीछे मैंने कहा था। और इसी को हम क्या लिखेंगे, MMAU, और इसे हम लिखेंगे MMAD। ये मैं MMAD और MMAU इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर किताबों में या ज़्यादातर जगह पर इसी का यूज़ किया जाता है। ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस का यूज़ बहुत कम किया जाता है। ये समझने के लिए, सरल करने के लिए जो है, इजी करने के लिए गेन और लॉस का यूज़ किया गया। वरना अगर देखा जाए तो वहाँ पर यही होगा, मॉडिफाइड मूविंग एवरेज अपवर्ड, मॉडिफाइड मूविंग एवरेज डाउनवर्ड। तो टेक्निकल जो नाम है वो तो MMA है, लेकिन अगर हम समझने के लिए करें तो हम गेन और लॉस बोल सकते हैं, क्लियर है। अब ये 29 अपॉन 14 इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 2.07। उसी तरह से इसको करेंगे तो ये होगा हमारा 0.714, क्योंकि RS इक्वल्स टू क्या था, इन दोनों का रेशियो था, MMAU अपॉन MMAD। तो इन दोनों का अपन अगर हम करेंगे तो इसका रेशियो ये कितना आया है, एवरेज 2.07 अपॉन 0.714। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 2.8991। हम 3 तक भी ले लें तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ तक में जो है ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगा, ये है एक फ़ायदा। ये हमारा क्या निकल आया, यहाँ से RS निकल आया। RS रेशियो होता है MMAU अपॉन MMAD का, यानी एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। तो ये हमारा RS है, ये हमारा क्या आया है, RS आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम RS निकालने के बाद हमें निकालना होता है RSI। RSI का फॉर्मूला क्या था, RSI का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था अभी। RSI का फॉर्मूला 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS, ये बताया था। अब अगर आपको ध्यान नहीं तो आप पीछे देख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा ये है 100, अगर आप इस चीज़ों को कंपेयर करेंगे, माइनस 100 फार्मूला वाला अपॉन 1 प्लस RS।
अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3.8991। अगर हम इतना को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारा आएगा 25.64। 100 में से 25.64 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो 74.3531, ये हमारा RSI का वैल्यू आ गया। अब याद करिए मैंने पीछे कहा था जो हम रेंज लेंगे वो हमने कहाँ से कहाँ तक कहा था लेने के लिए, 30 to 70। सपोज़ करिए कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है 30 to 70, हम इस रेंज को लेते हैं। अब ये क्या किया है, 70 के रेंज से ऊपर चला गया है। अगर ये 70 के रेंज से ऊपर चला जाए रेंज से, या फिर 30, अगर ऐसा भी RSI आ सकता था जो 25 हो जाता तो वो 30 के रेंज से नीचे आ जाता। जब 30 के रेंज से कोई RSI की वैल्यू नीचे आ जाए उसे कहते हैं हम ओवरसोल्ड वैल्यू। कि ऐसे कंडीशन में जितने भी लोग थे इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने शेयर को जो है सोल्ड कर चुका है, बेच चुका है, उसे सेलिंग है। और जब 70 से ऊपर आ गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा बायर ने ख़रीद लिया है। अब क्या होता है कि जब कोई भी आपने ये इस चीज़ों को आपने ट्रेंड बना लिया अपना, आपने जो एक चार्ट बना लिया, चलिए मैं इधर दिखाता हूँ स्लाइड करके। जैसे देखिए ये ओरिजिनल RSI का ये है ग्राफ है, इसमें देखिए ये जो रेंज है नीचे वाला ये है 30 और ये ऊपर वाला रेंज है ये है 70। अब ये इस रेंज में अगर है तब तो ये मिड रेंज में है, लेकिन इससे अगर ये नीचे आ जाए, इधर तो खैर यहाँ पर अभी नीचे नहीं आया है, अगर ये इससे नीचे आ जाता तो वो क्या कहलाता है, ओवर सोल्ड जोन। ये कहलाएगा ओवरबॉट जोन। ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर को यहाँ तक में लोगों ने ख़रीद चुका है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपने जो है इस रेंज पर बहुत ज़्यादा ही आपने बेच दिया, तो अब यहाँ से लोग बेचना बंद कर देंगे। जब बेचना बंद करेंगे तो यहाँ से रेंज क्या होगा, ये टर्म ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो ये वाली जो टर्निंग पॉइंट है, जबकि हम 30 के आसपास यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं, समझ पा रहे हैं, ये जो 30 के आसपास है या तो यहाँ से नीचे से ट्रेंड बनाए या 30 के आसपास से बनाए, तो ऐसे कंडीशन ये वो जगह होता है जहाँ पर हमें बाई करना चाहिए कोई भी शेयर को, कंपनी को देख करके। और ये वो जगह होता है जब वो 70 क्रॉस करने लग जाए, तब फिर हमें क्या करना चाहिए, अपना ख़रीदा हुआ शेयर को फ़ौरन बेच करके निकल जाना चाहिए। तो ये जो होता है एक सबसे बड़ा राज होता है RSI का, और इसी से इन्वेस्टर्स कमाते हैं पैसे। समझ में आया। जब वो 30 के रेंज पे आ जाए RSI, तब आप क्या करिए, ख़रीदना शुरू कर दीजिए। और जब 70 के आसपास आ जाए और इसे क्रॉस करने लग जाए, फिर आप बेचना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ मैंने और कहा था आपको कि आप जो है 40 और 60 को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि जितना भी ये वाली रेंज है, देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है पतली सी लाइन है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, इस लाइन के पास से जो है ना, इसको क्रॉस नहीं किया है। मतलब कि 40 से नीचे आता, 35 होता, फिर यहाँ तक आता 30 होता, इसे क्रॉस नहीं किया। वो बार बार 40 के पास आ रहा है और वो ऊपर जा रहा है, 60 के आसपास जा रहा है, कभी कभी 70 से फिर नीचे आ जा रहा है, फिर 70 से नीचे आ जा रहा है, लेकिन 40 के आसपास आ जा रहा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप 30 70 को तो याद रखिए ही रखिए, लेकिन 40 और 60 को भी याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया किसी बड़ी कंपनी में वो अक्सर क्या करता है, 40 RSI तक आने देता है, फिर वहाँ से लोग ने जो है ख़रीदना शुरू कर देता है। 40 तक बिकवाली आता है, जब बिकवाली आएगा तो RSI नीचे आने लग जाएगा, और वहाँ पर जैसे 40 के आसपास आ गया, 38 के आसपास आ गया, या इस रेंज में आता है, यहाँ से फिर क्या होता है, वो अप ट्रेंड की तरफ जो है चलने लग जाते हैं। तो देखिए जब कभी सपोर्ट ले ले, यहाँ पर देखिए, सॉरी, जब कोई भी सपोर्ट ले लीजिए, देखिए यहाँ पर ये वाला जो रेंज है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक जगह यहाँ सपोर्ट लिया है, एक जगह यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है। ये 5 जगह वो है जहाँ पर कि किसी भी ट्रेडर को बाई करना चाहिए शेयर को। यहाँ पर अगर वो बाई करते, फिर यहाँ तक आते आते, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक आने में 5 दिन लग गए या 1 वीक लग गए, फिर यहाँ आकर के दोबारा आ गया, अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगे कि भाई हमारा 5% का प्रॉफिट निकल गया, आपने एक टारगेट रख लिया, भाई मुझे 5% प्रॉफिट लेना, आप बेच करके निकल जाइए। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आप जब सेल कर लेंगे, फिर यहाँ पर 40 के आसपास आएगा, फिर आप इस शेयर में ले लीजिए। अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर से फिर ये मेरे ख्याल से 10% के आसपास यहाँ तक रिटर्न आ गया होता। फिर यहाँ पर जब आपने देख लिया कि भाई ये 70 के आसपास आ गया, ये क्रॉस भी हो सकता है, अब ये ओवरबॉट जोन में जाने लगे, आप यहाँ पर से शेयर को बेच दीजिए। फिर वो शेयर देखिए अब लोगों ने यहाँ से बेचना शुरू कर दिया जिनको मालूम था, फिर वो नीचे आया, 40 के आसपास में आया, फिर से खरीद लीजिए, फिर ऊपर गया, फिर बेचा, फिर खरीद लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ,
कि इस जगह पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया मामला। ये बुलिश मामला क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2 टॉपिक और जो है इसमें हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कहलाता है डाइवर्जेंस और एक कहलाता है रिवर्सल। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है और रिवर्सल का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और इसे समझने के लिए फिर से इतना ही मुझे चीज़ें और बोलना पड़ेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा RSI के बारे में। हमेशा ध्यान रखिएगा 30, 70 ये आपको तो रखना है अपने जोन के लिए, लेकिन 40 पे नज़र होना चाहिए, 40 to 60 पर भी नज़र होना चाहिए। इस रेंज में आप जो है आराम से 5% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस दोनों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये 30 से नीचे आ जाए तो क्या होता? अगर ये 30 से नीचे आ जाता दोस्तों, फिर हम कहते हैं ये ओवर बियरिश हो गया, बहुत ज़्यादा बियरिश हो गया। अभी जो है लोग यहाँ पर से कोई भी शेयर ख़रीदने में ज़्यादा चाह नहीं रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी जो है कि यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करेगा, तो ये कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें धीरे धीरे खरीदते खरीदते फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट ले ले 30 पर, कि अब 30 से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर आकर के फिर 30 को सपोर्ट ले रहा है, तब फिर आप समझ जाइए 1-2 बार सपोर्ट ले ले इस तरह से, तब समझ जाइए कि अब ये जो बाई का टाइम आ गया है। फिर आप शेयर को खरीदिए, बाई कम से कम ये 60 तक जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा तो आप 60 पर बेच करके निकल जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको जो है 5% से 7% के बीच में आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था RSI का राज। अगर आप इस चीज़ों को एंड तक देखे होंगे, मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इतना सा जो मैंने बताया है ये सफिशिएंट है एक गुड ट्रेडर बनने के लिए, बहुत अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन जो अगला टॉपिक मैं इसी का जो पार्ट 2 लाऊंगा, डाइवर्जेंस और रिवर्सल, अगर आप चाहें तो अपने से उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये थोड़ा एक फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर आप जो है कि वेरी गुड ट्रेडर बन जाएंगे। स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको फिर से MACD पढ़ना होगा, बैलेंस शीट पढ़ना होगा, लेकिन वे गुड ट्रेडर और वेरी गुड ट्रेडर भी लॉस में नहीं जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मुझे यकीन है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं दोस्तों, इससे थोड़ा सा क्या होता है, मुझे डीमोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट अच्छा कर देते हैं, कमी है तो वो कमी बता दीजिए, तो इससे क्या होता है कि मैं उस कमी को दूर करूंगा और मैं मोटिवेट रहता हूँ। नहीं, मुझसे जो है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं वो कनेक्ट हैं, ऐसा लगेगा कि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा।